से पहले एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। सो द कमांड्स विच आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम आर योर प्री प्रोसेसर्स, राइट। प्री प्रोसेसर्स में आपके पास एक है हैश इंक्लूड। जब आप हैश इंक्लूड यूज करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो भी फाइल का नाम आप दे रहे हो, दैट फाइल नेम इज इंक्लूडेड इन योर प्रोग्राम, और उसके अंदर जो भी और फंक्शंस वगैरह डिफाइंड है उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h, तो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच आपने किया, तो उसके अंदर से printf, scanf, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे, है ना। ऐसे ही अगर आप conio.h यूज करते हो तो आप उसके अंदर getch फंक्शन है वो यूज कर सकते हो, क्लियर स्क्रीन यूज कर सकते हो, getche है वो यूज कर सकते हो। सो वी हैव डिफरेंट हेडर फाइल्स जिनको हम हैश इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप टर्बो में काम कर रहे होते हो तो इसके साथ भी आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इसको एंगुलर ब्रैकेट्स में लिख सकते हो या फिर आप इसको डबल कोट्स में लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप सी इंस्टॉल करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ टर्बो सी इंस्टॉल करते हैं, तो जो आपका रूट फोल्डर होता है, ठीक है, जहां पर आपका पूरा टर्बो की सारी फाइल्स पड़ी हैं, अगर आपकी .h फाइल्स आपके उसी रूट फोल्डर में है तो आप उसको एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखोगे। मतलब अगर एंगुलर ब्रैकेट्स में आपने फाइल का नाम दिया है, सो इट्स गोइंग टू लुक फॉर दैट फाइल इन द करंट फोल्डर, इन द रूट फोल्डर। बट अगर आप इसको डबल कोट्स में देते हो तो ये सिर्फ रूट फोल्डर में नहीं ढूंढता उसे, उसके साथ साथ वो उसे आपके करंट फोल्डर में भी देखता है। जैसे कि टर्बो C3 के अंदर बिन फोल्डर जो है वो रूट फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर वो सारी हेडर फाइल को देखेगा। पर अगर आपने कोई अपनी हेडर फाइल बनाई है या कोई एक्सक्लूसिव हेडर फाइल है जो उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर हमने डबल कोट्स में लिखा है तो वो उसको करंट फोल्डर के अंदर भी देखेगा और रूट फोल्डर के अंदर भी देखेगा। तो एक तो हैश इंक्लूड हो जाता है। दूसरा प्री प्रोसेसर हम यूज करते हैं हैश डिफाइन। हैश डिफाइन के दो पर्पसेस होते हैं। एक होता है कांस्टेंट डिफाइन करना, जैसे आपने लिख दिया हैश डिफाइन मैक्स 10, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ भी करना चाहते हो, आपने एक वेरिएबल ले लिया इंट a इज इक्वल टू 7, ठीक है, और फिर आपने यहां पर ले लिया इंट b इज इक्वल टू मैक्स। वैसे जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट को कैपिटल लेटर्स में लिखो, वो मैंने कैपिटल में इसलिए लिया है ताकि अलग से पता चल जाए, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपने उसको कैपिटल लेटर्स में लेना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया रिजल्ट इज, सो रिजल्ट इज b, और रिजल्ट इंटीजर है तो %d लगा देंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्स इंटू 10 दैट इज 10 इंटू 7, 70 आ गया। सो मैक्स का क्या होगा कि पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी मैक्स लिखा है उसकी जगह पर वो मैक्स की जगह 10 को दिखा देगा। सो वेर एवर आई हैव मैक्स, उसकी जगह पर मेरे पास प्रोग्राम में 10 हो जाएगा। सो वन बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग of hash define is making constants. Second benefit of hash define is making macros. तो macros क्या होते हैं? अब macros क्या होते हैं? यहाँ पर max तो ठीक है आपने लिया जो है another thing, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो hash defined calculate x, और फिर यहाँ पर आपने लिख दिया मान लो x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस कैलकुलेट को यूज करना चाहते हो तो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेट और यहाँ पर a को पास कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो कैलकुलेट a आप पास कर रहे हो, दिस a विल बी टेकन फॉर x, x इंटू एक्स मतलब a इंटू a, तो 7 इंटू 7 49 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे अब, सो आर आउटपुट इज गोइंग टू बी 49, रिजल्ट इज 49, क्योंकि इस जगह को उसने रिप्लेस कर दिया होगा a क्रॉस a से। सो वही फर्क है कि दिस इज डन बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो इससे पहले कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो, जहां पर x लिखा है उसकी जगह पर a, और ये पूरी चीज रिप्लेस हो जाएगी बाय दिस, सो ये बन जाएगा a इंटू a। तो फंक्शन कॉल्स और मैक्रोज में आपसे पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है, फंक्शन कॉल काम करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और उनकी लिंकिंग होती है ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ये कंपाइलेशन से पहले इसकी लिंकिंग क्या पेस्टिंग हो चुकी होती है, ठीक है। मोर ओवर फंक्शन कॉल्स में जंप लगता है, जंप इन द सेंस कि आपका जो कंट्रोल है वो कॉल से ऊपर जाएगा जहां पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है,
फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस वहीं आएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था. सो फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल गोज टू द फंक्शन डेफिनेशन, इट एग्जीक्यूट्स द फंक्शन डेफिनेशन, इट कम्स बैक एट द सेम प्लेस जहां से फंक्शन कॉल हुआ था. लेकिन मैक्रोज में ऐसा नहीं होता. मैक्रोज में आपने जहां पर भी ये चीज आई वो उसको पेस्ट कर देगा, और फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक ही सीक्वेंस में ये सारी चीज एग्जीक्यूट होते चली जाएगी. सो एक ही सीक्वेंस में ये सारी चीज आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है. सो इट्स int a is equal to 7, int b is equal to calculate a, printf result is this. तो एक चीज हो गई. अब इसमें एक बड़ी काम की चीज है जो मैं दिखाती हूँ आपको. ठीक है, ये आपको आउटपुट में भी पूछ सकते हैं. जैसे मैंने a+2 लिख दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए. कैलकुलेट a की जगह मैंने a+2 लिख दिया. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई एग्जीक्यूट दिस? बताओ. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूं तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? ये कोड है. वन. यही एक्सपेक्टेड आंसर होता है. ठीक है, सब लोग यही देते हैं 81, but दिस इज नॉट 81. ठीक है, यहां पर a+2 पास नहीं हो रहा. दिस इज नॉट अ फंक्शन कॉल. ठीक है, ये फंक्शन कॉल नहीं है. a+2 विल बी रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ x. तो वो क्या बन जाएगा? a+2 मल्टीप्लाइड बाय a+2, कुछ इस तरह से. a+2 मल्टीप्लाइड बाय a+2. अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो देखो क्या होगा. मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा. सो 2 into 7 विल बी 14. फिर उसमें a+2 होगा. सो 14 प्लस a+2, दैट इज 14 प्लस 7, 21 प्लस 2 शुड बी 23. तो इसको जब हम रन करेंगे तो इसका आंसर 81 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 23. और वो क्यों आया? क्योंकि वो एज इट इज पेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसने उसको जब पेस्ट किया तो वो a+2 इंटू a+2 पेस्ट हुआ, और उसमें फिर मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व हुआ. सो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन इज सॉल्व, एंड आफ्टर दैट आपका जो एडिशन था वो हुआ, इसलिए आपका आंसर 23 आएगा. क्लियर? ब्रैकेट नहीं आएगी ना अंगद? आपने ब्रैकेट कहाँ लगाई है? अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो, जैसे ये a+2 है, अब आप यहाँ इसको ब्रैकेट लगा दो, अब वो ब्रैकेट वहां पे पेस्ट होएगी. नाउ यू विल गेट 81. पर मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट पहले नहीं लगाई थी. तो जब आपने एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाई थी तो आपको नॉर्मल उसी तरीके से लेगा, a+2 इंटू a+2. ठीक है, समझ आ गया ना ये? सो ये तो हो गया आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. ठीक है, इसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में होता है
हैश इफ डेफ, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं. सो हैश इफ डेफ, हैश अनडिफाइंड, वो ये चेक करने के लिए होता है कि अगर ये चीज डिफाइंड है तो ये काम करो. सो हैश इफ डेफ मतलब अगर ये डिफाइंड है तो वी शुड डू दिस, अगर नहीं डिफाइंड है तो कुछ और करेंगे. ठीक है, ऐसे ही हैश अनडिफाइंड होता है किसी भी चीज को अनडिफाइन करने के लिए. ठीक है, कि अब आगे उसको यूज नहीं होगा, तो जिस जगह पर आपने लिख दिया हैश अनडिफाइंड कैलकुलेट या हैश अनडिफाइंड मैक्स, तो उस लाइन ऑनवर्ड्स आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो जो डिफाइन किया गया था. अब आपका सेकेंड डाउट था बिट वाइज ऑपरेटर्स. देखो, हमारे पास ऑपरेटर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. यूनरी विच वर्क ऑन अ सिंगल वैल्यू, जिसमें आपके पास माइनस का साइन आता है, विच इज योर ट्रू फॉर, लाइक 0 को 1 आप कह लो यहाँ पे, तो नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा. ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो यहाँ पर आती है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, डिक्रीमेंट विल डिक्रीज बाय 1, है ना. और इसमें हमने किया था प्री और पोस्ट में क्या फर्क होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर बाइनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं आपके पास. बाइनरी में आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड, ये सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे. देन रिलेशन हो गए ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें एंड और नॉट हम यूज करते हैं. एंड देन असाइनमेंट, इसी बाइनरी की कैटेगरी में आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स. एंड देन लास्टली यू हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर्स और बाकी में फर्क ये होता है कि बाकी ऑपरेटर्स आपके काम करते हैं ऑन दी डेसिमल वैल्यू. हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि ऑक्टल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब जो ऑपरेटर्स आपके डेसिमल वैल्यू पे काम ना करें, रादर वो काम करें आपकी किस पे काम करें, उसकी बाइनरी वैल्यू पे काम करें, उन्हें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं. सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं. देखो, हमारे पास है a as 25, b as 10. यहां पर मैंने int c डिक्लेयर कर लिया और यहां पर लिखा c इज इक्वल टू a एंड b. तो ये सिंगल एंड का साइन जो है, दिस इज फॉर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन. ठीक है, अब इसके लिए आप इसको रन करोगे तो आपके पास आंसर तो आ ही जाएगा, पर आपको देखना है कि आंसर आया कैसे. तो इसका आंसर आया 0. अच्छा, कुछ भी सेम नहीं है इनके अंदर, हो सकता है नहीं होगा. 25 का बाइनरी देखो क्या बनेगा. 25 will be made by 16, 16 plus 8, 24, 8, 16 plus 8, 4, 2, 1. This is 25. 0 तो नहीं आना चाहिए था. अच्छा, सी में तो मैंने कुछ पुट ही नहीं किया ना, ये सी होना चाहिए था. ठीक है, और आपका 10 जो होता है वो होगा 0, 1, 0, 1, 0. तो अब इसका आप एंड कर दो. एंड करेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 0 0 होगा, 1 एंड 1 1 है, 0 एंड 0 0 है, 0 है 0 है. ये कितना बना, 8, 8. तो अगर मैं इसको एंड करती हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देती हूँ इरेज करने की जगह. ओके, मैंने इसको रन किया तो इसका आंसर आएगा 8. ठीक है, दिस इज हाउ बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स. तो आपकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको आपने पहले कन्वर्ट किया किसमें, बाइनरी में, और फिर उस बाइनरी के ऊपर हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपके पास रिजल्ट इज 8 आ गया. ठीक है, अगर आप इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आप ये वाला साइन लगाते हैं, पाइप साइन सिंगल, तो आपके पास आंसर क्या आता, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1, 0 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1, 1 और 1 इज 1. सो ये 18 प्लस 8 24, 25, 26, 27, 27 आना चाहिए. So if we execute this, we will get 27. ठीक है, जोर करोगे, जोर ये वाला साइन है, तो जोर में क्या होता है, वहां पे 1 आता है जब कोई एक 1 हो. सो इट शुड बी 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1. दैट इज 16 प्लस 3, 19 आंसर आएगा.
ठीक है। सो एंड और जोर, ये 3 बेसिक हो गए। उसके बाद आपके पास इसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। अब जैसे ए है 25, आपने इसको राइट शिफ्ट किया 1 बिट। सो जब हम किसी भी इंटीजर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, मतलब आप उसमें से एक डिजिट कम कर रहे हो जिसकी अच्छी खासी प्रेसिडेंस वैल्यू थी, तो हर डिजिट एक राइट पे शिफ्ट जब होता है, देखो अगर आपका डिजिट अभी 5th बिट पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू है 32। जब वो 4th पे आता है उसकी प्लेस वैल्यू 16 हो जाती है। फिर एक और राइट पे आता है तो प्लेस वैल्यू 8 हो जाती है। मतलब जितना हम राइट पे जाते जाएंगे प्लेस वैल्यू आधी होती जाती है। तो इसीलिए जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 25 का सिर्फ 12 ही रह जाएगा। 12 को फिर से राइट शिफ्ट करोगे तो फिर 6 ही रह जाएगा। सो शिफ्टिंग 1 बिट टुवर्ड्स राइट साइड divides your number by 2, and shifting 1 bit towards left side multiplies your number by 2. So it will be 50. 25 था, हमने 1 बिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम 1 बिट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे it will be divided by 2. If you shift 1 bit towards left, it will be multiplied by 2. Understood? Bitwise operators clear है आप सबको? ठीक है। सो इसमें सारे ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, टोकन्स, इन सब की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स आपको लिखने आने चाहिए। जब भी थियोरी पेपर में ऐसा कुछ आता है तो बेस्ट चीज होती है एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करना। तो आप एग्जाम्पल्स दो और उस चीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर आपके लूप्स भी आ जाते हैं। तो लूप्स में आपके पास एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो अगर सीधा ही आ जाता है कि रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताओ या आइटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताओ, तो आपको उन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, उनका सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देना है और फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है कि कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं लूप्स के जो सीधे पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि इनपुट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट, है ना। देन आपको सीधा पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट HCF ऑफ 2 नंबर्स, या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ दैट, प्रोग्राम टू फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। सो ये कुछ टिपिकल प्रोग्राम्स हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने नेस्टेड लूप के नंबर पैटर्न्स किए थे, जब हम नेस्टेड लूप लगाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट नंबर और स्टार पैटर्न्स करते हैं, सो दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज एज वेल। ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं? यू वांट मी टू एक्सप्लेन ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स अंगद, या आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हो? सो इफ यू हैव एनी टिपिकल प्रोग्राम जो आपको समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक है, यू वांट मी टू राइट एंड एक्सप्लेन, so you can let me know, I'll explain you here. बाकी यूनिट 1 जब हमारा हो जाएगा उसके बाद आपका एक्चुअली सी का मेन काम तो शुरू ही तभी होता है। तो यूनिट 2 में हम करेंगे सी के फंक्शंस, फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, डिफाइन कैसे करते हो, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वैसे इसका क्वेश्चन था पर आपने पूछ लिया तो ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट। ठीक है। स्टोरेज क्लासेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बहुत बार आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल बी डूइंग एरर्स एंड ऑल। प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। ठीक है। उसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब 1 और इटसेल्फ से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, है ना। हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और हर नंबर 1 से भी डिवाइड होता है। सो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and itself. Since every number is divisible by 1 and itself, तो हमारा जो अलग चीज हुई वो ये हुई कि भाई वो 2 से लेकर नंबर -1 तक कहीं और डिवाइड नहीं होता। मतलब 1 और खुद को अगर हम छोड़ दें तो उसका कोई भी फैक्टर नहीं है।
तो अगर उसका कोई भी फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। और अगर आप 1 और खुद को ले रहे हो तो आप देख सकते हो कि अगर उसके दो फैक्टर्स हैं, 1 और खुद, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ईदर वे यू कैन मेक। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं जहां पर हमें यूजर से नंबर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए होगा मुझे लूप चलाने के लिए, और एक चाहिए होगा फैक्टर्स को काउंट करने के लिए। तो इनिशियली मैंने फैक्टर को 0 ले लिया, ठीक है, और यूजर से बोला कि अपना नंबर बताए। तो हमने उसको बोला एंटर द नंबर, और वो नंबर आपका इनपुट होके आ गया इधर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट करें, हमें प्राइम नंबर चेक करना है। सो मैंने लूप शुरू किया एंड आई नो हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, तो हमने आई को 2 से लिया, आई लेस देन नम लिया, नम की इक्वल चेक नहीं कर रहे हैं हम, आई प्लस प्लस लिया, एंड इनसाइड दिस आई एम चेकिंग कि अगर नंबर को आई से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर को इंक्रीज कर दो 1 से। एंड लूप से बाहर आकर आप चेक कर सकते हो कि अगर f अभी तक 0 है तो प्रिंट कर दो कि परसेंटेज d is a prime number, that is n, else printf percentage d is not a prime number. So if f is equal to 0, it's a prime number, otherwise it is not a prime number. अब ये कैसे काम करेगा, जैसे आपने 13 एंटर किया, so if you enter 13, 13 का कोई भी फैक्टर उसको मिलेगा ही नहीं 2 से लेकर 12 तक, तो वो शो करेगा it is a prime number. But if I, sorry, yeah, it is a prime number. If I enter 15 और 15 पे मैंने कहा तो वो कह रहा है 15 is not a prime number. But 15 is not a prime number, आंसर तो आ गया आपके पास। उसने 15 को 2 से डिवाइड किया, 0 आया, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड किया, होता है, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड किया, होता है डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 से किया था तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो f आपका इंक्रीज हो गया 1 हो गया। अब चाहे मुझे एक फैक्टर मिले या 10 फैक्टर मिले, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक फैक्टर भी मिला है मतलब आपका नंबर प्राइम नहीं है। सिंस यू हैव गॉट वन फैक्टर, सो वी वुड से दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर मुझे लूप आगे नहीं चलाना, जब मुझे एक फैक्टर मिल गया, आई वांट कि मेरा लूप वहीं पर रुक जाए, लूप आगे ना जाए, सो विच कीवर्ड वी यूज फॉर दैट। अगर आप लूप को बीच में रोकना चाहते हो यहाँ पे कि आगे लूप नहीं चलना चाहिए, यहीं पे रुक जाए, सो विच कीवर्ड आई शुड यूज फॉर दैट। ब्रेक, वेरी गुड। सो आपको बीच में रोकना है, तो इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी प्रोसेसर का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा आइटरेशंस नहीं चलनी पड़ रही है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर जैसे 28 एंटर करते हैं, 28 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो आगे भी फैक्टर्स चेक करता रहता है, क्या जरूरत है, जब 2 से डिवाइड हो गए तो आगे चेक ही नहीं करना, वो वहीं पर रुक जाएगा। सो दैट इज हाउ वी check whether a number is prime or not. Is it clear to everyone? Is this clear to everyone? क्वेश्चन बैंक मैं आपको भेज रही हूँ बेटा। आई स्टार्ट सेंडिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो आपको एक एक यूनिट का क्वेश्चन बैंक मैं भेजूंगी। आज मैं आपको यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक भेजूंगी, ठीक है। अब आपका इसमें होमवर्क ये होगा कि आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है टू चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट, इसको चेंज करो और बनाओ टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज।
तो आपको सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं जो एक रेंज में है, ठीक है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, आप यूजर से एक लोअर वैल्यू इनपुट करोगे, एक अपर वैल्यू इनपुट करोगे, दोनों के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिंट, ठीक है।